नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपीपीएससी 2024 का जो सीसैट का पेपर आयोजित कराया जाता है उसके लिए हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 जो होता है वो आपका जीएस होता है, जो आपके नंबर जोड़ा जाता है आपकी परीक्षा में, और GS2 जो होता है आपका सीसैट का होता है। इसमें आपको 33% जो है वह क्वालिफाइंग होता है। इसके जो नंबर है इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, परंतु बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसमें GS के नंबर आपके बनते हैं और बहुत लोग जो है सीसैट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि आप लोग प्रैक्टिस कम करते हैं क्वेश्चन की, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देने से जो है आप 33% पाकर आप क्वालिफाई हो जाएंगे और नेक्स्ट चरण की परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल भी हो जाएंगे। इसलिए जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी, रीजनिंग और आपके मैथ के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से 8 घटाया जाता है तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। आपको बताना है वे संख्याएं कौन सी हैं। इस प्रश्न को जो है हल करने के अनेक तरीके हैं और आप अन्य तरीका भी लगा सकते हैं। हम लोग इसको 60 तरीके से देखते हैं। सबसे आसान तरीका जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पहले संख्या का अनुपात था वह 5:6 था। अब संख्या का अनुपात कितना हो गया है? अब संख्या का अनुपात 4:5 हो गया है। इन दोनों का जो अंतर आप देख पा रहे होंगे, एक का अंतर है 5 और 4 का अंतर भी आपका 1 है। एक जो अंतर आया वह किसके कारण आया है? 8 घटाने पर आया है। 8 जो है घटाने पर आया। तो अगर एक का अंतर अगर 8 है तो 5 का अंतर आपका कितना होगा? टोटल 8×5 40 हो जाएगा। 5 × 8 बराबर आपका 40 हो जाएगा। दूसरी जो संख्या होगी 8×6 48, 6×8 48 हो जाएगी। अगर दोनों का अंतर एक समान है तो हम लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है आप x के माध्यम से कर सकते हैं। 5x/6x, दोनों में से 8 घटाया जाता है तो यह जो अनुपात होगा आपका 4:5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका 5×5 25x हो जाएगा, -8×5 40 हो जाएगा, बराबर 6×4 24 हो जाएगा और -32 हो जाएगा। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे 24x को, तो ये आपका 25x -24x बराबर, ये इधर पक्षांतर कर देंगे हम लोग तो ये आपका 40 -32 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 8 आ जाएगी। x वैल्यू 8 आ जाएगी। तो हमें पूछा संख्या, तो एक संख्या आपकी 5x है, दूसरी जो संख्या आपकी 6x है। तो 5x मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो रखेंगे तो 5 × 8 आपका 40 हो जाएगा। दूसरी जो संख्या होगी आपकी 6x हो जाएगी, 6 × 8 आपका 48 हो जाएगा। तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें, एक संख्या 40 है, दूसरी जो संख्या आपकी 48 हो जाएगी। आप इसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। यदि 2x - 1/x आपका 6 दिया है तो आपको 4x² + 1/x² की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही सूत्र आप लोग पढ़े हैं, 1 - 1/x बराबर होता है x² + 1/x² -2x × 1/x। इसी पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। दोनों तरफ का हम लोग वर्क कर देंगे, तो ये आपका 2x - 1/2x का होल स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो ये आपका 2x का होल स्क्वायर + 1/2x का होल स्क्वायर -2 × 2x/1/2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x - 1/2x जो वैल्यू दी गई वो आपकी 6 दी गई है और इसका वर्ग किया गया है, अर्थात यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। और ये आपका 2x का वर्ग है तो ये आपका 4x² हो जाएगा और प्लस 1/4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x × 1/2x, तो ये आपका 2 बचेगा
और यहाँ पर देखिए माइनस है। अब हमें वैल्यू जो ज्ञात करनी है वह इतने की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, और ये माइनस इधर है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 38। तो 4x + 1/4x² जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 आ जाएगी। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है वो आपका सही है। एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। x - 1/x का जो सूत्र होता है वह x² + 1/x² - 2, फिर इसके बाद x × 1/x होता है, तो इसकी जो वैल्यू हम लोग इस पर रख देंगे तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और ये आपका -2 है तो इसके इधर कर देंगे हम लोग तो ये प्लस हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, और +2 कर देंगे हम लोग 38 हो जाएगा। और हमें 4x² + 1/x² की वैल्यू ही ज्ञात करनी, तो वो आपका 38 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हमें यहाँ पर महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है 42, 60 और 72 का। इसको भी हम लोग कई तरीक़े से निकाल सकते हैं, आप लोग अन्य तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। जो बेसिक तरीका हम लोग उसको देखते हैं, 42, 60 और 72। महत्तम समापवर्त वही संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है। सबसे पहले हम छोटा अभाज्य गुणनखंड इसको निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6 × 7 = 42 होता है, 6 मतलब 2 × 3 × 7 हो जाएगा। 60 का 10 × 6 = 60, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ऐसे कर छोटा संख्या पहले लगते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60 आपका हो गया। फिर 72, तो 8 × 9 = 72 होता है, 8, 3 × 3। यहाँ पर पूछा जा रहा है महत्तम समापवर्त, तो महत्तम और समापवर्त वही संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है। 2 यहाँ पर कॉमन है तो हम लोग 1, 2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। दूसरा जो है 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 यहाँ पर कॉमन और 3 यहाँ पर कॉमन है। यही दोनों संख्या ही सिर्फ कॉमन है। बाकी देखिए 7 सभी में नहीं है, 5 सभी में नहीं है, तो इसलिए जो है इसका जो महत्तम समापवर्त होगा या CF होगा वो आपका 6 होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसको आप लोग किसी अन्य तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। चौराहा में आपको समास बताना है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो चौराहा जो है इसमें द्विगु समास है, यह एक संख्यावाचक का बोध कराता है, तो इसलिए जो है चौराहा में आपका द्विगु समास है। सी ऑप्शन इसका सही है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। B2, R18, T20, H। जैसा कि आप लोग ABCD जो मान जानते होंगे, जैसे A जो है आपके पहले स्थान पर है, B दूसरे स्थान पर है, C तीसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग आप लोग याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी समय बचाएगा आपके परीक्षा में। B दूसरे स्थान पर आता है, R 18 स्थान पर आता है, T आपका 20 स्थान पर आता है, और H आपका 8वें स्थान पर आता है। तो यही संख्या आपको बतानी थी, तो जो C ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अनुरूप का विलोम आपको बताना है, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। अनुरूप का जो विलोम होता है वह प्रतिरूप होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर पर्यायवाची युग कौन सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद, फणी उरग। पुरंदर जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है, और अमरपत भी जो है इसी का ही पर्यायवाची है। सरोवर जो है यह तालाब पुष्कर का पर्यायवाची, यह भी आपका सही सुमिलित है। फणी यह आपका सांप का पर्यायवाची है, और उरग भी इसी का पर्यायवाची है। और यहाँ पर जो सही सुमिलित नहीं वो आपका जलधि है, जलधि और अम्बुद। जलधि जो है यह सागर का पर्यायवाची है, और अम्बुद जो आपका यह बादल का पर्यायवाची है। यह दोनों जो है सही सुमिलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सागर के जैसे अन्य पर्यायवाची आपका पयोधि, जलधि, समुद्र, ये सभी जो आपके जलधि की पर्यायवाची हैं। बाकी अम्बुद ये आपके बादल का पर्यायवाची है। इसका अन्य जो पर्यायवाची है वह मेघ, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, ये सभी जो आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। गूलर का फूल होने का अर्थ आपको बताना है, लाल पीला, सुंदर, विवर्ण या दुर्लभ। जैसा कि लोग कहते हैं अक्सर कि आप गूलर के फूल हो गए हैं, अर्थात दुर्लभ हो गए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भभूत का तत्सम शब्द आपको पहचानना है, विभूत, भभूति, बभूति या भवभूति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन विभूति होता है। भभूत का जो तत्सम शब्द होता है आपका वह विभूति होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सदैव में आपको संधि बतानी है, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। सदैव का जो संधि विच्छेद होता है वह सदाधन ए होता है, सदाधन ए होता है, और इसमें जो है वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। अंतर्धान,
अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। तो यहाँ पर जो है जो अशुद्ध शब्द है वह आध्यात्म जो शब्द लिखा गया है यह एक अशुद्ध शब्द है। जो शुद्ध शब्द होता है वह अध्यात्म होता है। अध्यात्म जो है यह शुद्ध शब्द होता है। बाकी जो भी शब्द लिखेंगे वह सही है। अंतर्धान, अनुग्रहित और अधीन ये सभी जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। यह आपके रीजनिंग सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 1 किलोमीटर उत्तर में, फिर 2 किलोमीटर पूर्व में, 3 किलोमीटर दक्षिण में और 3 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। आपको बताना है अपने घर पहुंचने के लिए उसे चलना होगा 1 किलोमीटर उत्तर, 2 किलोमीटर दक्षिण या 1 किलोमीटर दक्षिण या 2 किलोमीटर उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो यहाँ से पूर्व दिशा में चलाएंगे। यह दूरी 1 किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर दूरी। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, इसकी दूरी हम लोग 1 किलोमीटर मान लेते हैं। फिर 2 किलोमीटर या पूर्व दिशा में, यह आपकी 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और 3 किलोमीटर या दक्षिण दिशा में चलता है, यह आपकी 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। और इसके बाद यह पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह अपने घर से पहुंचने के लिए कितना चलना होगा। तो घर उसका आपका यही है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह टोटल जो है यह 3 किलोमीटर है और जिसमें से 1 किलोमीटर जो है वह इतनी दूरी है, यह 1 किलोमीटर इतनी दूरी है। तो जो ये बची हुई दूरी होगी वह टोटल में से हम लोग घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे आपके, वह 2 किलोमीटर बच जाएगी। तो इसको जो है जो चलना पड़ेगा वह 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलना होगा अपने घर के लिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो दूरी वो आपके 3 किलोमीटर है, जिसमें से 1 किलोमीटर दूरी आपकी यह है। तो बची जो दूरी होगी हमें जो ज्ञात करना है ये वाली दूरी, तो ये आपकी 2 किलोमीटर होगी। 3 में से 1 हम लोग घटा देंगे यहाँ से, यह दूरी में से, और यह दूरी कम कर देंगे तो जो बची दूरी वो आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर श्रृंखला है, आपको बताना है अगली संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर श्रृंखला 2 है। एक जो श्रृंखला वह 3, 5, 8 और 12 की है और दूसरी जो श्रृंखला है वह 8, 7, 5 और क्वेश्चन मार्क की है। यह जो श्रृंखला आप लोग देख लीजिए, इसमें देखिए 3 में 2 जोड़ने पर आया है, फिर 5 में 3 जोड़ा गया है और इसके बाद 8 में 4 जोड़ा गया है। एक एक संख्या जो है बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से 8 में से 1 घटाया गया तो 7 आया, 7 में से 2 घटाया तो 5 आया है। तो ये यहाँ पर 1 घटाया गया, यहाँ पर 2 घटा, तो अगली जो संख्या घटेगी वह 3 संख्या घटेगी। तो 5 में से जो है 3 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। यह जो श्रृंखला बनी इसमें 2 श्रृंखला है, एक आपका 3, 5, 8 और 12 की है। इसमें 2 पहले 2 बढ़ता है, फिर इसमें 3 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ता है। इसी प्रकार से पहले इसमें 1 घटता है, फिर 2 घटता है और अंत में आपका 3 घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। दिल्ली का कूट HIPLM है, तो आपको बताना है यह किसका कूट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका कूट यह है, तो आपको बताना है यह किसका कूट है, वह आपको पहचानना होगा। तो आप लोग जो ABCD का जो स्थान है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो जैसे दिल्ली में आप लोग देख पा रहे होंगे D का 4 होता है, E का 5 होता है, L आपका 12 होता है और H आपका 8 होता है। इसी प्रकार से HIPLM, H का आपका 8 होता है, I का 9 होता है, P 16 होता है, L 12 होता है और M आपका 13 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है और इसके बाद आपका इसमें भी 8 4 12, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जब Q का निकालेंगे, QEHVEM, Q का 17 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, H आपका 8 है, V 22 है, E जो आपका 5 है और M आपका 13 है। यह किसका है? तो यहाँ पर 4 4 की जो है वृद्धि हुई है, तो हम लोग 4 4 इसमें से घटा देंगे तो हमें मेन वैल्यू पता चल जाएगी। तो 17 में से 4 घटाएंगे आपका 13 हो जाएगा और 13 आपका यम होता है। फिर इसमें हम लोग
E5 है, इसमें 4 घटा देंगे तो ये आपका E आ जाएगा। 8 में से 4 घटाने 4 आएगा, 4 मतलब आपका D हो जाएगा। MAD आप लोग देख ले, यहाँ पर मद्रास दिया गया है, ऑप्शन देखकर आप लोग सही आंसर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 22 में से 4 आप लोग घटा देंगे तो आपका 18 आ जाएगा, 18 आपका R हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला। आगे बढ़ने से आपको बताना चाहता हूँ 5 जनवरी 2024 से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारे क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं। और यह जो क्रैश कोर्स है हमारे कई टाइप के हैं। इसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के अलग कोर्स है, स्टडी मटेरियल का अलग कोर्स है, और स्टडी मटेरियल को जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसे अब केवल जो है कंपाइल करके टोटल 844 पेज कर दिया गया है। और इसकी जो फीस रखी गई है वो आपकी 3000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा पेड क्विज की अलग फीस रखी गई है, आपके 1200 रुपये आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये हमारा सफिशिएंट कंटेंट है, जिसकी संख्या 844 पेज है। इसे पढ़कर आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आपका टेस्ट सीरीज का हो, चाहे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का हो, चाहे आपका फुल पेड ग्रुप हो, या सिर्फ आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर दिए गए नंबर हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 लड़के 5 पेज 5 मिनट में लिखते हैं तो 3 लड़के 3 पेज कितने समय में लिखेंगे? तो हम लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है M1 H1 अपान W1 बराबर M2 H2 अपान W2। जितने व्यक्ति हैं, जितने समय लिए हैं और जितना कार्य हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा भी इसी प्रकार से है। पहले 5 लड़के थे, 5 मिनट का समय लिया और आपका 5 काम हुआ था, 5 पेज। इसी प्रकार से 3 लड़के हैं और काम आपका 3 हुआ है और हमें जो समय है वह ज्ञात करना है। हम लोग समय को x मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपकी 5 प्राप्त होगी। 5 मिनट का जो है समय लगेगा 3 लड़के 3 पेज को लिखने में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आग का पर्यायवाची कौन नहीं है आपको पहचानना है। अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो आग के जो पर्यायवाची आपका अनल होता है, पावक होता है और कृषाणु होता है, व्योम नहीं होता। व्योम जो पर्यायवाची होता है वो आपका अंतरिक्ष का होता है। व्योम जो पर्यायवाची होता है आपका अंतरिक्ष का होता है। और अंतरिक्ष का अंबर भी होता है, नभ भी होता है। ये सभी जो है आपके अंतरिक्ष व्योम की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रेरणार्थक मतलब किसी कार्य को करवाना। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं। आपको बताना है किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जो है राम नहीं पढ़ता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB 9 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर और AC आपका 41 सेंटीमीटर है। आपको बताना है यह त्रिभुज किस प्रकार का है। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण या समान कोण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण को होती है। तो कर्ण आपका 41 दिया गया है। ये आपका ABC मान लेते हैं और AB मान ले, ये आपका इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे B मान लेते हैं, B और C, BC और इसको हम लोग A मान लेते हैं। AC जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी 41 सेंटीमीटर है और BC आपका 40 सेंटीमीटर है और आपका लंब 9 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो है हम लोग समकोण त्रिभुज चेक करेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब बराबर होता है वो अंडर रूट आधार का वर्ग और धन जो है आपका लंब का वर्ग। लंब आपका 41 दिया गया है और आधार आपका 40 है, 40 का वर्ग और प्लस आपका 9 का वर्ग। तो 40 का वर्ग आपका 1600 हो जाएगा और धन 9 का वर्ग आपका 81 हो जाएगा और ये आपका 1681 हो जाएगा। ये आपका 41 और 1681 जो आपका ये आपका अंडर रूट लगा रहेगा सब पर और ये आपका 41 का वर्गमूल है। तो यह दोनों बराबर है, अर्थात ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब आप लोग रट्टा भी किए होंगे कि 9, 40, 41 ये सभी जो है अनुपात होते हैं, ये आपके समकोण त्रिभुज के अनुपात होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है आप सही है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित सार्थक क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। योजना, संशोधन,
प्रकाशन, सोचना, लिखना। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, फिर इसके बाद योजना बनाते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं और फिर उसमें संशोधन होता है और अंत में आपका प्रकाशन होता है। तो यह जो प्रक्रिया चलती है, सबसे पहले सोचने का कार्य होता है, फिर योजना बनती है, फिर लिखा जाता है, फिर संशोधन होता है, अंत में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ये एक सार्थक क्रम है। यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कौन अंतःस्थ नहीं है। अंतःस्थ में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। इसमें जो आपका ह नहीं आता है, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हा जो आता है वो आपका ऊष्म में आता है, ऊष्म, और इसमें जो है स और हा आता है। ऊष्म में आपके 4 वर्ण आते हैं, तीनों सा आता है और हा होता है। इसी प्रकार से परीक्षा में कई बार पूछता है संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण में इसमें भी आपके 4 आते हैं, छत, प्राय, ज्ञा और श्र होता है। ये 4 वर्ण आपके संयुक्त में होते हैं और अंतःस्थ में आपके 4 य, र, ल, व होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। सप्तर्थ में आपको समास बताना है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। सप्तर्थ में जो समास है वह है द्विगु समास है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यह आपका संख्यावाचक समास है, द्विगु समास। 7 ऋषियों का समाहार आपका सप्तऋषि कहलाता है और इसमें जो है आपका द्विगु समास है। EAML जो 4 अक्षर दिए गए हैं, आपको बताना है इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो EAML से जो आपका सबसे जो शब्द बनेगा आपका मेल बन जाएगा, पुरुष। इसी प्रकार से मील बन जाएगा, मील मतलब भोजन। और तीसरा जो शब्द बनेगा वह लेम बनेगा, लंगड़ा। तो इससे जो है 3 सार्थक शब्द बनेंगे, मेल, मेल और लेम। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर जो अलग है उसको आपको पहचानना है, ग्राम, लीटर, टन, क्विंटल। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ग्राम, टन और क्विंटल जो है ये वही एक समान है। लीटर जो है इसमें अलग है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अलग क्यों है? क्योंकि ठोस वस्तुओं को जो मापा जाता है वह ग्राम, टन और क्विंटल मापा जाता है, और लीटर जो मापा जाता है वो द्रव्य वाली चीज़ को मापा जाता है। द्रव वाली चीज़ को जो है मापने में लीटर का प्रयोग किया जाता है और ठोस वाली वस्तु के ग्राम, टन और क्विंटल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको विषम पता करना है, गाजर, प्याज, अदरक और मिर्च। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, गाजर भी जो है ज़मीन के नीचे उगाई जाती है, प्याज भी ज़मीन के नीचे होती है और अदरक भी आपके ज़मीन नीचे होती है, परंतु जो है मिर्च जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो फैजाबाद में जो बोली जाती है, फैजाबाद जो क्षेत्र है इसमें अवधी बोली जो है वो बोली जाती है, अवधी बोली बोली जाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और अवधी बोली जो है फैजाबाद, लखनऊ के आसपास वाले जो ज़िले हैं जैसे सीतापुर है, बाराबंकी है, इन सभी ज़िलों में अवधी भाषा बोली जाती है। और अवधी भाषा जो सबसे महानतम ग्रंथों में बात की जाए तो रामचरितमानस जी हो, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, वह भी अवधी भाषा में ही लिखा है। इसके साथ जो है पद्मावत की रचना जायसी जी ने की है, वह भी अवधी भाषा में ही की है। ब्रज भाषा का जो सबसे अधिक विस्तार किए हैं वह है सूरदास जी, रहीमदास जी, रसखान दास जी। ये सभी जो है ब्रज भाषा में अपने रचनाओं की है। और ब्रज भाषा जो क्षेत्र आपका मथुरा, अलीगढ़, ये सभी क्षेत्र है आपका ब्रज क्षेत्र है। यहाँ पर आपको पहचानना है तद्भव शब्द, प्रत्यविज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। तो इसमें जो है तद्भव जो शब्द आपका पिटारा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बाकी तीनों शब्द प्रत्यविज्ञान, परिधान और पिटक ये सभी जो आपके तत्सम शब्द है, और पिटारा जो है ये पिटक का तद्भव शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सभी मछलियाँ कछुए हैं, सभी मछली कछुए हैं, सभी मछली जो है वो कछुए हैं। कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है, ये आपका मगरमच्छ नहीं है। तो अनुमान आपको लगाना है
कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है। कोई मगरमच्छ जो है वो मछली नहीं है, यह बात सही है। कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, ये दोनों बात जो है आपकी सही है। दोनों जो अनुमान है वह अनुसरण करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। पूनम का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है। नीतू का वेतन पूनम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? इसको हम लोग सबसे आसान तरीका से लगाते हैं। एक तरफ पूनम हो गए, दूसरी तरफ आपके नीतू हो गए। पूनम का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं नीतू का जो वेतन है वो आपका 100% है, 100 रुपये मान लीजिए, और 50% अधिक पूनम का वेतन है, तो अर्थात इसका जो वेतन हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीतू का वेतन पूनम के वेतन से कितना कम है, तो नीतू का 100 है और पूनम का 150 है, तो कम कितना है? 50 कम है, 50 कम है। पूनम का वेतन पूनम के वेतन से तुलना किससे की जा रही है? पूनम के वेतन से, और पूनम कितना है? टोटल 150 है। कम कितना है? वो आपका 50 कम है 150 से, तो हम लोग जो परसेंट निकाल देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 3 150 होता है, और 100 में 3 में भाग देंगे आपका 33 सही 1/3% आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो हम लोग नीतू का वेतन मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो पूनम को जो वेतन हो जाएगा 50% अधिक अर्थात 150 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीतू का वेतन पूनम के वेतन से कितना कम है, तो नीतू का जो वेतन है 50 कम है, और तुलना की जा रही है पूनम के वेतन से, तो पूनम का वेतन आपका नीचे हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर दिया, आपका 33 से 1/3% आ जाएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, कुछ लोग इसी प्रश्न में परेशान हो जाते हैं। सिर्फ आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन की आप लोग परीक्षा में सिर्फ आंसर देख कर ही जो है आंसर कर देंगे। यहाँ पर आपको पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन नहीं है, तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ, 4 शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर तस्कर भी आपका तत्सम है, ध्यान भी है, बोध भी है। यहाँ पर जो है तत्सम जो नहीं वो आपका हाथ है, हाथ का जो तत्सम रूप था वो आपका हस्त होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द आपको पहचानना है, निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। अनिवार्य का जो विलोम होता है वो आपका ऐच्छिक होता है, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। प्रतिकूल का विलोम आपको बताना है, सामान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार। प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो आपका अनुकूल होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होता है? बंदरबांट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना या इनमें से कोई नहीं। अपनी ढपली अपना राग अर्थात संगठन का अभाव होना, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। सुनीता अब किस दिशा में, किस दिशा की जो है सम्मुख है? यहाँ पर मैप बनाएंगे। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर वह बाएं मुड़ती है। तो यह जो दिशा है आप लोग जानते होंगे, यह जो दिशा आपकी वो पूर्व दिशा है। यह आपके उत्तर हो गई, ये आपके दक्षिण हो गई और ये आपके पश्चिम हो गई। तो जो दिशा आपकी वो पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर इसके बाद आपके बाएं मुड़ती है। तो जो उसका चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर उसका चेहरा है। यहाँ पर आपको शुद्धवर्तनी शब्द पहचान करनी है, रचयिता, मुमूर्षु, आहार और सृष्टा। जो शुद्धवर्तनी की जो शब्द आपका रचयिता है, रचयिता जो है ये एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। इसमें तीनों अशुद्ध हैं। जैसे आहार का जो शुद्धवर्तनी होता है वो आपका आहार होता है, आहार होता है। इसी प्रकार से सृष्टा कोई शब्द नहीं होता, वह सृष्टा होता है, सृष्टा होता है। ये खट्टी सा है सृष्टा, और सृष्टा का जो मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला होता है सृष्टा। इसी प्रकार से यह शब्द मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु होता है। इसका जो अर्थ होता है वह मरने वाला होता है, मरने वाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
दैवज्ञ का अर्थ आपको बताना है, देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। दैवज्ञ का जो अर्थ होता है वह ज्योतिषी होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। चिरंतन का विलोम क्या होगा? नश्वर, अचिंतन, अचर या अचेतन। चिंतन का जो अर्थ होता है वो बहुत दिनों से चला आने वाला, और इसका जो विलोम होता है वह नश्वर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उच्छिष्ट का जो विलोम होता है वह उत्धन शिष्ट होता है। उत्धन शिष्ट होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, और इसमें जो आपका व्यंजन संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहला जो कथन है, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक मंत्री जो है एक छात्र है। एक छात्र है। प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। अनुभवहीन जो है वो सबसे बड़ा बनेगा। अनुभवहीन है, तो अनुमान आपको लगाना है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, यह भी बात आपकी सही है। दूसरा है, कुछ अनुभवहीन छात्र हैं। कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, बाहर संदा रख सकता है, तो यह भी आपका सही होगा। तो दोनों जो है अनुसरण करते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर कुछ परीक्षण दिए गए हैं और इनकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, देखते हैं हम लोग। टोटल यह जो संख्या है वह सम है या विषम? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। टोटल जो संख्या है यह सभी जो है यह विषम आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों की संख्या टोटल 9 है, और इसको हम जब माध्यिका निकालते हैं तो इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आपका 25 आ जाएगा, फिर 31, फिर 32, फिर 37, 39, 42, 43, फिर आपका 43 और फिर आपका 46। टोटल जो है 9 संख्याएं होंगी, और इसका जो माध्यिका का सूत्र होता है वह n+1/2वां पद होता है। तो n+1 टोटल पद कितने हैं हमारे? 9 है। 9 1 2 9 1+2 वां पद हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 तो आपका 5वां पद हो जाएगा। और 5वां पद 1 2 3 4 5, तो 5वां जो पद आपका है वो आपका 39 है। तो इस परीक्षण की जो माध्यिका होगी वो आपका 39 होगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। माध्यिका जब हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम पदों की संख्या देखते हैं कि सम है विषम है। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या आपकी वो विषम है, और इसके पश्चात हम लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो है ये आपका 25 31 32 37 39 42 43 और 46 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका सूत्र होता है विषम परीक्षणों की जो माध्यिका सूत्र होता है वह n+1/2वां पद होता है। तो टोटल जो पदों संख्या आपकी 9 है, 9 1 10 हो जाएगा। इसका हम लोग बटे 2 करेंगे तो आपका 5वां पद आएगा, और 5वां पद कितना है आपका? 39 है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। यदि घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? इसको आप लोग कई तरीक़ा से लगा सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है वह 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग होता है। मान लीजिए पहले जो भुजा थी वह x थी, और 50% जो वृद्धि होगी तो जो नई भुजा हो जाएगी, नई भुजा तो वो आपकी 1.5x हो जाएगी। 1.5x हो जाएगी। तो नए घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, नए घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह 6 गुणे 1.5x का होल स्क्वायर हो जाएगी। और टोटल ये आपका 1.5 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 2.25 गुणे 6x स्क्वायर हो जाएगा। और पहले कितना था? पहले भुजा x थी, तो जो पहले जो क्षेत्रफल था वो आपका 6x स्क्वायर था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि ज्ञात करेंगे हम लोग, वृद्धि जो ज्ञात करेंगे वह 2.25x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे हम लोग तो यह आपका आ जाएगा, या हम लोग कामन ले सकते हैं, 6x स्क्वायर कामन लेंगे तो वह 2.25 माइनस 1 अपान 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग जब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे तो आपका इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग इसको।
तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.25 गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 125% आ जाएगा। एक तरीका तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। दूसरा तो जो तरीका सबसे आसान जो तरीका है, मान लेते हैं कि पहले जो भुजा थी वह 2 थी और 50% जो वृद्धि होगी तो 2 में अगर 50% की वृद्धि की जाए तो वह दूसरी जो भुजा होगी आपकी 3 हो जाएगी 50% की वृद्धि करने के बाद। तो पहले जो सूत्र है वो आपका 6a² होता है और इसमें भी हम लोग 6a² हम लोग लगा देंगे। पहला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 6 गुणे 2 का पावर यहाँ पर कर देंगे। अब जो नई भुजा होगी वह 6 3 का पावर यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका 2 2 4, या पहले 24 था 24 और अब कितना हो गया 9 छक्का 54 हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। पहले जो क्षेत्रफल था वह 24 था, अब जो क्षेत्रफल में प्राप्त हुआ है वो आपका 54 प्राप्त हुआ है। अब वृद्धि हम ज्ञात करेंगे, तो वृद्धि का जो परसेंटेज होगा कितना वृद्धि हुई 24 से 54 हो गया, टोटल 30 की वृद्धि हो गई है। और वृद्धि हुई कितने पर, वो आपके 24 पर, टोटल 100 कर देंगे हम लोग, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30 और यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, आपको 25 हो जाएगा और 25 पच्चे आपका 125% हो जाएगा। 25 पच्चे 125% हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप लोग को जो तरीका आसान लगे आप लोग उसे कर लीजिएगा, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। लेकिन अंकीय मान आप लोग करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 2 के मान पे 2 में जब 50% की वृद्धि करेंगे आपका 3 हो जाएगा, फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, एकादशी, पूर्णिमा, विरोधनी या पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा का जो अर्थ होता है वो आपके पक्ष की पहली तिथि जो है प्रतिपदा कहलाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हिंदू पंचांग की जो है पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। ईसड़ा का अर्थ क्या होता है, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ईसड़ा का जो अर्थ होता है वह इच्छा होता है। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। इच्छा अभिलाषा एक ही बात होती है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ईसड़ा का जो अर्थ होता है आपका अभिलाषा इच्छा होता है। यहाँ पर चीप का आपको विलोम बताना है। चीप मतलब होता है सस्ता और इसका जो विलोम होता है वो आपका एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग में थोड़ी सा अंतर, दोनों में थोड़ी सा अंतर है। वो आपका एक्सपेंसिव होता है, इसका मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव। चीप का विलोम होता है। यदि किसी निश्चित वर्ष में 25 मई को रविवार का दिन है तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसको भी आप लोग कई तरीक़ा से लगा सकते हैं। इसको हम लोग सबसे बेसिक तरीक़ा से लगाते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम लोग देखेंगे कि हर माह में कितने शेष दिन बचते हैं। तो 25 मई में जो है जो बचे हुए दिन कितने होंगे, मई आपका 31 का होता है तो इसमें 6 दिन बचेंगे। और जून में ये 30 का होता है, इसमें आपके 2 दिन शेष बचेंगे। जुलाई 31 को होती है, आपके 3 दिन शेष बचेंगे। अगस्त में भी आपके 3 दिन बचेंगे। सितंबर 30 का होता है, इसमें 2 दिन शेष बचेंगे। और अक्टूबर में भी 3 दिन शेष बचेंगे, 31 का होता है। नवंबर में आपके 2 दिन शेष बचेंगे। और इसके बाद दिसंबर में आपके 4 दिन शेष बचेंगे। तो हम लोग टोटल कर लेंगे, 8, 8 3 11, 3 14, 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 4 25 हो जाएगा। 25 में हम लोग 7 के भाग देंगे तो आपका 4 शेष बचेगा। तो रविवार में हम लोग 4 दिन जोड़ देंगे, रविवार में हम लोग 4 दिन जोड़ देंगे तो जो दिन हमें प्राप्त होगा वह गुरुवार प्राप्त होगा, वह आपका गुरुवार प्राप्त होगा। इसे आप लोग किसी अन्य तरीक़ा से भी लगा सकते हैं, लेकिन आसान अगर आपका मंथ में ही दिया गया है तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे जून में टोटल 30 दिन होते हैं तो 7 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका 2 दिन शेष बचेगा। इसी प्रकार जुलाई 31 की होती है, इसको हम लोग 7 से कैंसिल करने का 7 चौक 28, इसमें 3 दिन शेष बचेगा। अगस्त भी 3 दिन। सितंबर आपका 30 का होता है, इसमें 2 दिन शेष। तो टोटल कर लेंगे हम लोग 30 आ जाएगा। 30 में हम लोग इसको जो हम टोटल 25 आ जाएगा। 25 में हम लोग 7 के भाग देंगे, आपका 4 आ जाएगा। और ये 4 दिन ऐड कर देंगे इसमें रविवार में तो आपका गुरुवार आ जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग आपको पहचानी थी, कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। डिसीव, बिलीव, रिलीव और बिलीव। इसमें जो है बिलीव की स्पेलिंग सही है और बिलीव मतलब विश्वास करना होता है, रिलीव मतलब राहत देना होता है और बिलीव मतलब आपका भरोसा विश्वास यह होता है।
DCU की जो स्पेलिंग है वह गलत है। DCU में जो है ई पहले रहेगा और आई आपका बाद में रहेगा। DECEIVE होता है और इसका जो मतलब होता है आपका धोखा होता है, धोखा देना होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है, ए है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रेरणार्थक क्रिया आपको पहचाननी है, गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया आपका सुनाना होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। तद्भव शब्द की पहचान करनी है, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो यहाँ पर जो है आशा, अंगरक्षक और अंधकार ये सभी जो आपके तत्सम शब्द है। अचरज जो है यह आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम स्वरूप होता है वो आपका आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। इसका जो ऑप्शन ए है आपका सही है। शीत का विलोम आपको पहचानना है, ठंड, गीत, कृष्ण या उष्ण। शीत का जो विलोम होता है वो आपका उष्ण होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं जाता है। आपको बताना है रमेश अब किस दिशा में देख रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। हम लोग मैप बनाएंगे। रमेश सबसे पहले उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और इसके बाद आपका बाएं मुड़ता है। तो यह जो दिशा होती है ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है। वो आपका ऊपर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर पूर्व या आपका पश्चिम दिशा। तो जो दिशा आपकी होगी वो पूर्व दिशा होगी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 30, 60, 72 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 30 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 60 और फिर आपका 72। 10 तिहाई 30 होता है, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30। इसी प्रकार 60 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 72 को हम लोग लिखते हैं। 72 को 8 9 72 होता है, 8 8 24 तिहाई 72। तो मासा में ज्ञात करना है। तो मासा वही संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है। तीनों में कॉमन आपका ये आपका 2 हो गया, फिर इसी प्रकार से 3 3 और ये आपका 3 हो गया। तो इसका भी आपका मासा जो है 6 ही होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 6 जो है इसका मासा है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बाकी 3 इसमें है, बाकी अन्य में बच नहीं रहा है। तो जो इसका मासा होगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर लासा ज्ञात करना है 15, 30 और 24 का। इसका जो है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, 15, 30 और आपका 24 का। तो 3 पच्चे 15 होता है, फिर उसे 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30 होता है, फिर इसके बाद 24 24 8 3 24 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, 24 हम लोग कर देंगे। तो हमें निकालना लासा। लासा में कॉमन संख्या भी ले जाती है और जो बची संख्या उसको भी ले जाती है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो 1 3 को हम लोग पहले ले लेंगे, फिर इसके बाद 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 है, फिर 1 2 इसको हम ले लेंगे। बाकी 2 और 2 है उसको भी हम लोग लेंगे, 2 और 2 है उसको भी हम लोग लेंगे। और हम लोग टोटल कर लेंगे तो 3 पच्चे 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका 120 होगा। इसे आप लोग अन्य तरीका से भी लगा सकते हैं, लेकिन एलसीएम आपका 120 ही आएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसको एक तरीका और भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसी प्रकार से भी लगाते होंगे। 30 40 24 का सबसे पहले छोटी संख्या से आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो आपका 15 15 और आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका 2 से काटेंगे तो आपका 15 15 और 3 हो जाएगा। और फिर लास्ट में आप इसको 3 से काट दीजिए तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और आपका 1 आ जाएगा। लास्ट में आप 5 कर लीजिए। तो जो हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पच्चे 120 आ जाएगा। इसे आप लोग इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यदि 21 चॉकलेट हैं, इसे 5 और 2 के अनुपात में जो है साझा की जाती है। आपको छोटा हिस्सा बताना है। टोटल जो चॉकलेट है आपका 27 है, 21 है और इसका जो अनुपात है आपका 5 और अनुपात 2 में है। तो इन दोनों का अनुपात हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 अनुपात की जो वैल्यू आपके 21 दिया गया है, एक भाग की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 21 से 5 7 आपका हो जाएगा 3। छोटा भाग पूछ रहा है, छोटा भाग आपको 2 पता है, एक भाग की वैल्यू 3 दिया है
तो 2 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपके 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसे आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जो अनुपात दिया उनको जोड़ लेंगे, 5 2 7, और 7 अनुपात जो बराबर है वो 21 के बराबर है। तो 1 भाग की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो एक अनुपात की वैल्यू 3 आ रही है, तो 2 अनुपात की वैल्यू आपके 6 आ जाएगी। दूसरा जो अनुपात होगा, दूसरा जो वैल्यू होगी तो वह 3, इसका 6 वैल्यू हो गई और उसका हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका 15 हो जाएगी। एक को 15 मिलेगा और दूसरा जो आपका 6 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। छोटा पूछा जा, अगर बड़ा पूछता तो उसका 15 हो जाता। माहिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक प्राप्त किया। माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज आपको बताना है। टोटल कितना अंक प्राप्त किया, 126 अंक प्राप्त किया। कितने में से, 175 में से। हमें निकालना परसेंटेज, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 25 से हम लोग भाग देंगे तो 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, और फिर हम लोग 7 से इसको कैंसिल करेंगे। 7 एक 9 7 और 7 8 56 हो जाएगा। 18 चौक 72, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 72%। टोटल कितना पाया, कितने में से पाया, हम लोग जब परसेंटेज ज्ञात करेंगे 100 गुणा करते हैं। इसके बाद हम लोग 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौको 100 और 25 सत्ते आपका 175 हो जाएगा, और 7 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 26 को, तो 18 सत्ते 126 होता है और 18 चौक 72। तो ये टोटल जो परसेंटेज प्राप्त होगा वो आपका 72% होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 434 रुपये में एक पेन बेचकर रमेश 24% लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस मूल्य पर खरीदा था। यहाँ पर जो 434 रुपये दिया गया है वह 24% लाभ मिला के दिया गया है, अर्थात ये जो वैल्यू है वो आपके 124% की ही है और ये आपके 434 के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है 100% की वैल्यू, और 100% वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग 434 अपान 124 गुणे 100%। तो यहाँ हम लोग 25 से भाग देंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 31, और फिर हम लोग 31 की भाग देंगे 434 में, तो 31 से करना में 31 हो जाएगा और 31 चौक को 124 हो जाएगा, और 25 गुणे 14 करेंगे हम लोग, 14 25 70 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 7 आपका 35 हो जाएगा। तो टोटल जो उसकी कीमत है वो आपकी 350 रुपये कीमत थी, जिनमें 24% वो लाभ लेता है और बेचता कितने पर, आपको 434 रुपये में वो बेचता है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, यह जो 434 रुपये दिया गया है वह 124% के बराबर दिया गया है। हमें ज्ञात करना है 100% की वैल्यू, उसकी कीमत हमें प्राप्त करनी थी। तो यहाँ पर आप लोग कैंसिल करने दिए, आपका 350 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% पर जमा 2500 रुपये का अर्जित ब्याज कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन हमें पता है 2500 रुपये है, दर हमें पता है 4% है, और समय आपका 3 साल दिया गया है। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 चौक को 100 और 100 तिहाई 300 रुपये हमें प्राप्त होगा ब्याज। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आप अन्य तरीका से भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो तरीका आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो 2500 गुणे 4 गुणे 3 अपान 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो 25 चौक को 100 100 तिहाई 300 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन डी में इसका सही आंसर है। BEHK का संबंध DGJM से उसी तरह है जैसे NQTW का है, आपको बताना है। तो BEHK, B का 2 होता है, E का 5 होता है, H आपका 8 होता है और K आपका 11 होता है। नीचे आपका DGJM, D का 2 होता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है और M का आपका 13 होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी ये 4 है, D का 4 होता है, G का 7, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका +2 हो रहा है। इसी प्रकार से +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और +2 हो रहा है। तो इसमें भी +2 होगा। तो N Q T और W, N का 14 होता है, Q का 17 होता है, T आपका 20 होता है और W आपका 23 होता है। 2 की वृद्धि करेंगे, 14 2 16, 16 आपका P होता है। इसी प्रकार से Q 17 होता है, 17 में 2 जोड़ेंगे आपका 19 होता है, 19 का आपका S होता है और T आपका 20 होता है, 2 आपका जोड़ेंगे तो आपका V हो जाएगा, 22 हो जाएगा।
और W23 है तो इसमें आपका y हो जाएगा, 2 जोड़ नहीं पा रहा, तो PSVY आपका PSVY जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आप लोग जो इंग्लिश के जो अक्षर हैं इनके स्थान को आपको जरूर याद कर लीजिए, परीक्षा में बहुत ही समय आपको बचाएगा। डॉक्टर जिस प्रकार से मरीज संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक जो है आपके छात्र से संबंधित होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मरीज की देखरेख डॉक्टर करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है आपके अपने छात्रों की देखरेख करते हैं। एलसीएम आपको याद करना है 25, 30 और 60 का एलसीएम आपको याद करना है। तो इसको हम लोग 25, 30 और 60 का हम लोग इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। फिर ये आपका हम लोग सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे 25, 15 और आपका 15 बार जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 3 से करेंगे तो आपका 25, 5 और ये आपका 5 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से अब फिर आपका बच्चा कितने का 5 से हम लोग 5, फिर हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 बार यहाँ जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग 5 कर देंगे तो ये आपका 1, 1, 1 हो जाएगा। तो हम लोग एलसीएम जो ज्ञात करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 25 300, 60 25 जो हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। 25, 30, 60 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। इसे हम लोग सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो आपका 25, 15 और 30 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, फिर आपका 25, 15, 15 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 25, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 से हम लोग 5 कर देंगे और लास्ट में 5 कर देंगे तो यह टोटल आपका 300 आपका हो जाएगा। आप लोग अन्य तरीका से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। 121 चॉकलेट है, इसे 7:4 में आपको बांटना है। इसमें भी आपको छोटा भाग बताना है। 121 है, टोटल 7:4 में बांटना है। तो अनुपात को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आपका 11 अनुपात हो जाएगा और 11 की वैल्यू आपका 121 है। तो 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 121 अपन 11 हो जाएगी। तो टोटल 11 करना 11 होती है। तो 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। हमें जानना है छोटे की वैल्यू। छोटा कौन सा इसमें 4 है, छोटा जो आपका 4 है तो 4 × 11 हो जाएगा, वो आपका 44 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही हो जाएगा। अगर इसे पूछता बड़ा की वैल्यू तो बड़ा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 77 हो जाती है, 11 से 77 और दूसरा आपका 44 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। चाहे प्रश्न आपकी परीक्षा में छोटा पूछे चाहे आपकी परीक्षा में बड़ा पूछे, आप दोनों के उत्तर दे सकते हैं। 10 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 21 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि आपको ज्ञात करनी है। यह आपके CI से प्रश्न बनाया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो इसको जो है सॉल्व करने का अनेक तरीका है, जिनमें से हम लोग जो सबसे बेसिक जो तरीका है उससे हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो है 2 ही साल का पूछा है, तो 2 साल के लिए जो हम लोग इसका आसान तरीका होता है A + B + AB/100 हम लोग इसको सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। पहले साल भी ब्याज जो आपका 10% रहा है, दूसरे साल भी ब्याज आपका 10% रहा है और दोनों का जो गुणनफल है अपन 100 कर देंगे तो 10 10 20 और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। टोटल आपका 21% इसका ब्याज होगा। तो 2100 का 21% जो ब्याज होगा वो टोटल आपको पता होगा, या 21 का वर्ग हम लोग ज्ञात करेंगे, 21 × 21 तो आपका 441 रुपये आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना होगा, या परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अगर प्रश्न यहीं पर अंतर पूछता तो साधारण ब्याज में दोनों जो परसेंटेज वह एक समान होते हैं, तो ये आपका 10 ही सिर्फ रहता, तो ये आपका 20% होगा। और इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका 220 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद जो अंतर निकालेंगे वह 441 में से 420 हम लोग घटा देंगे तो आपका वह आपका 21 रुपये अंतर आ जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा सकता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना है। और जो आप लोग देख रहे होंगे साधारण ब्याज 20% होता है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 21%। यही जो 1% की वैल्यू है यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो 2100 का एक जो 1% होगा आपका 21 होगा, यही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। प्रश्न आपकी परीक्षा में सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आपका 441 रुपये हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 14, 31 और एक कोई संख्या है। इन तीनों संख्याओं जो औसत वो आपका 30 है। आपको बताना है तीसरी संख्या क्या है।
35, 36, 40 या 45। तो औसत हम ज्ञात करेंगे। हम लोग जानते हैं तीनों संख्याओं का योग अपान 3 बराबर जो है तीनों संख्याओं का औसत हमें प्राप्त होता है। तो पहली जो संख्या आपकी 14 है, दूसरी संख्या 31 है, तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं x है, और टोटल जो संख्या आपकी 3 है, और औसत हमें कितना है 30 पता है। तो इसको जो है इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 प्लस x अपान 3 बराबर आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 45 प्लस x बराबर 30 से 90 हो जाएगा। तो x जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी और 90 माइनस 45 बराबर 45 प्राप्त होगा। तीसरी जो संख्या में प्राप्त होगी वो आपके 45 प्राप्त होगी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। औसत के लिए हम लोग 14, 30 और तीसरी जो संख्या उसको हम लोग x मान लेते हैं, और टोटल कितनी संख्या 3 है और हमें औसत प्राप्त है 30। 30 को हम लोग जोड़ेंगे या 45 हो जाएगा, 45 प्लस x अपान 3 बराबर आपका 30 हो जाएगा, और इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 45 प्लस x बराबर 90 हो जाएगा। तो x जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपका 45 प्राप्त होगी। तीसरी जो संख्या आपकी 45 होगी। इसी प्रकार से पहला दूसरे संबंधित है तो तीसरा चौथे से कैसे संबंधित। यहाँ पर देख ले यस का 19 होता है, ओ आपका 15 होता है, सी 3 होता है, के 11 और यस आपका 19 होता है। इसी प्रकार से टी 20, पी 16, डी 4, एल 12 और टी आपका 20 है। पी का आपका 16, 1, 14, 19, 14, 20 और आपका 19 होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे 19 में एक जुड़ गया 20 हो गया, 15 में एक जुड़ गया 16 हो गया, फिर 3 का जोड़कर 4, एक एक बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पी में एक बढ़ेगा तो आपका 16 हो जाएगा, और 16 में एक जुड़ेगा आपका 17 हो जाएगा, और 17 आपका क्यू है। इसी प्रकार से एक में एक और जुड़ेगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 अर्थात बी हो जाएगा। फिर 14 में एक जुड़ेगा 15, 15 अर्थात यन हो जाएगा, और टी जो 20 है 20 में एक जुड़ेगा आपका 21 हो जाएगा, आपका यू हो जाएगा, और यस आपका 19 है, यस में आपका एक जुड़ेगा आपका टी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्यू बी और एन 14 एक 15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है 14 एन का 14 और इसमें एक जुड़ जाएगा आपको 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एन का 14 है, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 15, और 15 जो आपका ओ होता है। तो क्यू बी ओ यू टी होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आप लोग जो है जितने भी लेटर दिए गए हैं उनके आपको स्थान याद कर लेने ही लेने हैं। पी आपका 16, ए पहले पर है, एन आपका 14 पर है, और टी आपका 20 है, और यस आपका 19 है। तो एन में एक जोड़ेंगे आपका 15 हो जाएगा, 15 आपका 15वां जो स्थान है आपका ओ का है। तो क्यू बी ओ यू टी हो जाएगा। यहाँ पर श्रृंखला आपको बतानी है। ओ 15, एस 19, एल 12, एक्स 24, क्यू कितने पर है। तो क्यू जानते हैं आप लोग 17 पर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, आप लोग जो लेटर हैं इनके जो स्थान है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पर संख्या आप कौन से है वो आपको बताना है। 81 जो आपका 9 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, 13 का वर्ग है 169, इसके बाद आपका 15 का वर्ग है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दो संख्या पड़ रही है, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। अगला जो आएगा 17 का वर्ग आएगा, और 17 का जो वर्ग आपका वो 289 आएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अनुक्रम आपको पहचानना है कौन सा जो है अगला समूह आएगा। ए बी बी सी डी सी जी एच और के एल दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1 2 4 जी आपका 7 हो जाएगा, के आपका 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी 2 है, सी आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा, वो आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। और इसके बाद जी एच आपका 8 है, ये आपका 12 है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो अगली जो संख्या आएगी इसमें पहले 1 बढ़ा है, फिर आपका 2 बढ़ा है, फिर आपका 3 बढ़ा, फिर आपका 4 बढ़ा, अगली जो संख्या आएगा उसमें 5 बढ़ेगा। तो 11 में 5 जोड़ेंगे आपका 16 हो जाएगा। 16 आपका पी होता है, 16 आपका पी होता है। इसी प्रकार से 2 में 1 जोड़ा गया है, फिर इसके बाद 3 में 2 जोड़ा गया है, फिर 5 में 3 जोड़ा गया, 8 में 4 जोड़ा गया, और अगला जो संख्या आएगी इसमें 5 जोड़ा जाएगा। तो 12 5 17 हो जाएगा, और 17 जो होता है वो आपका क्यू का होता है। तो यह आपका क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछेगा। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 4, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 2, फिर इसके बाद 3, फिर 4, फिर अंत में आपका 5 नीचे भी जोड़ा गया, ऊपर भी 5 जोड़ा गया है। तो जो संख्या में प्राप्त होगी आपका पी क्यू प्राप्त होगी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ए और बी एक कार्य को
4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं और ए अकेले इस काम को जो समाप्त करेगा वह 6 दिन का। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का जो एलसीएम होता है आपका 12 होता है। तो ए बी का जो 1 दिन का कार्य होगा वह 3 कार्य होगा। 12 में 4 के भाग देंगे 3 होगा। और इसी प्रकार से ए 1 दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन टोटल काम को 6 दिन समाप्त कर देगा, टोटल 12 काम है। ये टोटल काम प्राप्त करेंगे, ये टोटल आपका काम है। टोटल काम जो आपका 12 है और 6 दिन में करता है, तो 1 दिन का जो कार्य होगा वो आपका 2 कार्य होगा। तो अगर टोटल मिलके 1 दिन में 3 काम करते हैं और ए का काम अगर 2 है, तो बी काम कितना होगा, वह 1 दिन में 1 ही काम करेगा। तो टोटल काम 12 है, तो बी जो समाप्त करेगा टोटल काम को, 12 काम है और 1 दिन में 1 काम करता है, तो दिन कितना लगेगा उसको, 12 दिन का समय लगेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। ए और बी दोनों जो काम करते हैं वह 4 दिन में समाप्त कर देते हैं और ए उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है। तो टोटल हम लोग काम पता करेंगे, तो इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा। जो कॉमन चीज़ होगी तो आपका 12 हो जाएगा। दोनों 4 दिन में समाप्त करते हैं तो 1 दिन का जो काम में प्राप्त होगा वह 3 हो जाएगा दोनों का। और इसी प्रकार से ए टोटल काम को 6 दिन में समाप्त करता है, तो 1 दिन का जो काम पता चलेगा तो आपका 2 काम पता चलेगा। तो अगर ए 1 दिन में 2 काम करता है, टोटल दोनों मिलकर 3 काम करते हैं 1 दिन में, तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो बी की वैल्यू पता होगी वो आपके 1 दिन में 1 काम खत्म करेगा। और टोटल काम 12 है, तो 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम को 12 दिन का समय लगेगा। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यदि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है और मूल स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, जाने और आने की यात्रा के लिए औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो 2xy/x+y होता है। यहाँ पर पहली चाल x है, दूसरी चाल आपकी y दी गई है। तो 2 घोड़े 60 की स्पीड से जाता है और 40 की स्पीड से आता है, और फिर आपका x + y 60 + 40। तो जो औसत चाल होती है वो 2xy/x+y होता है। तो ये आपका 12 चौक 48, ये आपका 4800 हो जाएगा और बटे 60 + 40 आपका ये आपका 100 हो जाएगा। ये जो हम कैंसिल करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है औसत चाल से वो चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। अगर दूरी निश्चित दी गई हो, जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो सबसे आसान तरीका आपका यही होगा, 2xy/x+y। इसको आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपका बहुत समय बचाएगा परीक्षा में। यहाँ पर आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। 15, 26, 15, 29, 19, 18, 19, 15, 24, 23, 15, 19, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इनमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक वही संख्या होती है, वही आंकड़ा होता है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है इन सभी में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता आती है वो आपकी 15 की आती है। 1, 2, 3 और आपके 4 बार जो है 15 दिया गया है। इसी प्रकार से 19 3 बार दिया गया है। तो सबसे अधिक जिसकी संख्या दी हो वही आपका बहुलक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यदि किसी संख्या के एक समूह का माध्य और माध्यिका क्रमशः 8 और 11 दी गए हैं, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। 2 माध्य होता है। 3 माध्यिका हमें 11 दी गई है और 2 माध्य आपके इतने दिए गए हैं, तो ये आपका 33 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएंगे, तो टोटल आपके 17 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो बहुलक जो हमें ज्ञात होगा वो आपका 17 प्राप्त होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर होता है 3 × 11 माइनस 2 × 8, तो ये आपका 11 3 33 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। तो हम लोग घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।